नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन और आप देख रहे हैं शाम 5 बजे देश का सवाल। आज देश का सवाल में बात होगी उस घराने की जिस घराने का रसूख महाराष्ट्र से शुरू होता था और दिल्ली तक चलता था। आज बात होगी उस घराने की जिस घराने का रसूख इतना था कि वो कभी भी लोकल सियासत में नहीं आया, यानी सियासत की सीढ़ी पर तो रहता था, पायदान पर रहता था, लेकिन कुर्सी अपने हिसाब से तय करता था। आज कहां खड़ा है वो परिवार? बात करेंगे शिवसेना की, बात करेंगे उद्धव ठाकरे की परिवार की, और ये भी बात करेंगे कि बाला साहब जब थे तब वाली शिवसेना और आज की शिवसेना में क्या बदल गया है। उद्धव ठाकरे जिस लाइन पर आगे बढ़े थे, जिस सियासत का माध्यम उन्होंने लिया था, क्या उसने सब कुछ खत्म कर दिया है? सियासत में अच्छी किस्मत का साथ होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि किस्मत गड़बड़ाई तो सियासत में क्या हश्र होता है ये इस वक्त उद्धव से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सत्ता गई, पार्टी गई और आगे जो हालात है उसे देखते हुए बहुत कुछ कहा जा सकता है। जब उद्धव के सामने चुनौती है कि वो क्या क्या बचा लेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ शिवसेना का असली नाम मिलने के बाद शिंदे एक्शन में है। महाराष्ट्र असेंबली में पार्टी दफ्तर और संसद में शिवसेना दफ्तर दोनों पर शिंदे का हक जमा लिया गया। अब उद्धव के पास आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है, जहां कल दोपहर लगभग 3:30 बजे सुनवाई होगी। अब क्या होगा, उद्धव के क्या करेंगे, इन्हीं सब पर मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता, सियासत और शक्ति कब बदल जाए ये वाकई में कहा नहीं जा सकता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मौजूदा दौर में महाराष्ट्र की राजनीति है। पहले सत्ता के लिए लंबे अरसे के साथ रहे बीजेपी का उद्धव ठाकरे ने साथ छोड़ा, फिर इसी सत्ता की चाहत ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना का बागी बनाया, और देखते देखते महाराष्ट्र की सियासत में ऐसी बाजी पलटी जो अब तक उद्धव ठाकरे से संभाले नहीं संभल रही है। दरअसल महाराष्ट्र की सत्ता से हटे उद्धव ठाकरे को कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है वो उद्धव के समझ से परे है। सत्ता जाने का डर तो उद्धव जैसे तैसे सह रहे थे, लेकिन अब पार्टी का नाम और सिंबल जाने का जो सदमा लगा है उससे उभरने के लिए उद्धव ठाकरे देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। मायूसी, निराशा और हताशा के बैक टू बैक झटकों को बर्दाश्त कर सके, इसकी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि पार्टी जाने के बाद बहुत कुछ गंवाने का डर सता रहा है। शिवसेना की कुल संपत्ति है 334 करोड़। महाराष्ट्र में 82 शिवसेना के दफ्तर हैं। मुंबई का शिवसेना भवन, मातोश्री का ग्राउंड फ्लोर। ये तो आपने देखा कि उद्धव अभी क्या क्या गंवा सकते हैं। अब एक नजर उन नामों पर भी डालिए जिसे वर्चस्व की जंग में उद्धव ठाकरे फिलहाल हार चुके हैं। पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल, सांसद, विधायक, महाराष्ट्र असेंबली ऑफिस, संसद भवन का शिवसेना ऑफिस, सब आंखों के सामने से पिता की बनी बनाई विरासत पर कोई दूसरा मात देते हुए सब कुछ छीन कर रह जाए तो हालात उद्धव ठाकरे जैसे ही हो जाते हैं, जिनके वकील सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले ही बहुत कुछ गवा चुके हैं। अब और देरी हुई तो बची खुची संपत्ति भी छीन ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। ये तो आखिरी आशा का किरण है सुप्रीम कोर्ट। अब इस देश में सभी संस्थाएं खत्म हो गई है, मार दी गई है, हत्या हो गई लोकशाही की, लोकतंत्र की। तो अब एक ही आशा है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल बुधवार को दोपहर 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में उद्धव की याचिका पर सुनवाई होगी। अब इस सुनवाई में सबसे बड़ा फैसला क्या होगा, इसका उद्धव गुट को बेसब्री से इंतजार है। तो एकनाथ शिंदे ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैवियत दाखिल करने की मांग की है। बिना पक्ष सुने एक तरफा आदेश न दिया जाए। शह और मात के इस खेल में फिलहाल शिंदे 20 हैं, और रही बात उद्धव ठाकरे की तो उन्हें किस्मत का ही सहारा कहिए, जो किस्मत उन्हें बार बार धोखा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश का सवाल क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी झटका लगा तो क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? पहला, क्या शिवसेना की हर संपत्ति पर शिंदे का कब्जा हो जाएगा? क्या सत्ता की चाहत ने उद्धव को बर्बाद करके रख दिया है? क्या उद्धव ठाकरे धीरे धीरे सब कुछ गंवा देंगे?
क्या प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत की जो सदस्यता है राज्यसभा की, क्या वो भी चली जाएगी? इन सब चीजों पर डिस्कशन होगा। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा। हमारे साथ श्वेता शालिनी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ेंगी, अतुल पाटिल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ेंगे, कृष्णा हेगड़े साहब, प्रवक्ता शिवसेना की तरफ से हमारे साथ होंगे, और चिंतामणि कारखानीज, प्रवक्ता उद्धव गुट से हमारे साथ होंगे। साथ ही साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता एनसीपी की तरफ से होंगे, आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ होंगे। सीधे चलते हैं अपने पैनल की ओर। ठीक है, हम पहले मुंबई लेके चलते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक हमसे जुड़े हैं। अभिषेक, का दोनों तरफ मंथन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है। ये जो धीरे धीरे कब्जे की बात है, और कब्जा क्या है? जब पार्टी और पार्टी का सिंबल आपसे जाता है, पार्टी के अधिकतर विधायक सांसद जाते हैं, तो फिर तो पार्टी के पास जो है वो सब चला जाएगा। फिर इसमें राजनीति किस बात की? भाई पार्टी के नाम पे सब था, जब पार्टी ही नहीं रही तो क्या रहेगा? अभिषेक। बिल्कुल सही कहा आपने रजत, बिल्कुल। और यही कारण है कि यही शिंदे गुट लगातार है, शिंदे यानी शिवसेना की जो शिवसेना असली शिवसेना हो चुकी है, वह लगातार पूछ रही है, लगातार दावा कर रहे हैं आखिरकार आपके पास बचा क्या है? क्यों आखिरकार आप अपने तमाम जो संपत्तियों पर, जो कि पहले से जो उस पर बैठे हुए हैं, उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं मैं, वह क्यों आखिरकार यह कह रहे हैं कि नहीं यह कुछ नहीं ले सकते, चुनाव आयोग को बर्खास्त करो, तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं। सवाल यही उठता है कि शिवसेना भवन, देखिए आप कहेंगे कि प्रॉपर्टी कितनी है, देखिए उसकी कीमत की बात करें, करीबन आज के बाजार भाव की बात करें, करीबन 400 करोड़ के आसपास ऐसी प्रॉपर्टी और चल अचल संपत्तियां इस वक्त उद्धव ठाकरे के पास हैं। वह 400 करोड़ की प्रॉपर्टी, हम अगर शिवसेना भवन की बात कर लूं मैं, या फिर तमाम मातोश्री की बात कर लूं मैं, या फिर जो शिवसेना के शाखा हैं, इन तमाम चीजों की अगर वैल्यूएशन की बात करें, करीबन इसकी वैल्यू कई 100 करोड़ है, 400 करोड़ के ऊपर जाती है। और यह सब के सब इस वक्त कहीं कहीं शिवसेना, जो इस वक्त असली शिवसेना हो चुकी है, उसे एकनाथ शिंदे उनके पास जाएगा। करीबन 196 करोड़ का जो एफडी है, वह एफडी भी एकनाथ शिंदे को मिल जाएगा या उनकी शिवसेना को मिल जाएगा, इस बात पर अनुमान लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि जैसे ही एकनाथ शिंदे को शिवसेना का जो वर्चस्व मिला, यानी एक चुनाव आयोग ने, वैसे ही उद्धव ठाकरे की तरफ से जो उनकी उद्धव ठाकरे शिवसेना बनी है, उसमें जो भी पैसा था, यानी पार्टी में जो पैसा था, उसको ट्रांसफर कर लिया गया आपने। हालांकि इस पूरे मामले में जांच का विषय है, चुनाव आयोग जरूर जांच करेगा, लेकिन इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव आयोग तो इस पर कुछ कर ही नहीं सकता, अगर करता है तो उसके खिलाफ हम एफआईआर करवाएंगे। तो कहीं न कहीं देखिए एक जो अलग तरीके से जो कह सकते हैं तमाम बातें सामने आ रही। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि साहब 2 एमपीज हैं, वो भी जा सकते हैं। मुझे लगता है वो तो विप का मामला है और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट उस पर फैसला लेगा, चेयर फैसला लेगी। क्या जो शिवसेना भवन है, मातोश्री है, क्या ये शिवसेना पार्टी के नाम पर है? क्या जो पार्टी के ट्रेजरार हैं, क्या वहां साइनिंग अथॉरिटी है? सिस्टम क्या है शिवसेना के अंदर, पार्टी और मातोश्री का? क्या दोनों ही पार्टी के नाम पर रजिस्टर्ड है? पार्टी के अध्यक्ष और ट्रेजरार जो होते हैं, क्या वही 2 साइनिंग अथॉरिटी है इस पर? क्या कहता है शिवसेना का संविधान इन प्रॉपर्टीज को लेकर? देखिए ये बात तो साफ है रजत की, देखिए दोनों, अगर हम मातोश्री की बात कर लें या फिर शिवसेना भवन की बात कर लें, आधिकारिक रूप से अब तक सभी को पता है कि यह शिवसेना भवन यानी शिवसेना का मुख्यालय है, पूरे देश भर का मुख्यालय है। और मातोश्री की बात कर लें, यह बाला साहब ठाकरे का निवास स्थान है। लेकिन दोनों जगहों से पूरा केंद्र में चलता करता। लेकिन अब जब बात सामने आई है तो निकल के सामने आ रहा है कि सीवाई ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है जिसका नाम है सीवाई ट्रस्ट, जिसमें दिलाधर डाके से लेकर दिवाकर राउत से लेकर विशाखा राउत से लेकर ये लोग ट्रस्टी हैं उसमें, और ट्रस्ट की जगह बताया जा रही है। इसलिए अब विवाद यह खड़ा हो गया है कि एक वकील द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है चैरिटी कमिश्नर को और लॉ जुडिशरी जो विभाग है, कि आखिरकार कैसे, अगर ट्रस्ट की जगह है तो कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी यूज कर रही है, कैसे यहां पर देखा नहीं गया, क्यों यहां पर तमाम पैसों का लेन देन या तमाम चीजें ऐसी होती रही, क्यों आखिरकार जो गवर्नमेंट का पैसा वह बर्बाद हुआ है। तमाम इस बातों की जानकारी को लेकर नोटिस जारी किया गया है, सम्मन जारी किया गया, उस पर मामले पर अब चैरिटी कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए शिंदे साहब क्या करने वाले, इस पर भी होगा। आलोक सर स्टूडियो में आ रहा हूं, आलोक सर आपके पास। एक बार सीधे ब्रिजमोहन जी के पास चलते हैं। ब्रिजमोहन जी, 2 चीजें, ठीक है, आप कहते रहिए कि साहब ये राजनीति है, तोड़ दिया, सब कुछ जायज, और शायद राजनीति में शुरुआत इसी से होती है, जहां सब कुछ जायज होता है, राजनीति ऐसी चीज होती है। तो क्या सब कुछ गवा बैठे? क्योंकि एनसीपी भी तो साथ थी सरकार की। अगर वो आज हाशिए पे खड़े हैं तो लोग कहेंगे कि साहब एनसीपी भी तो थी, जिसने शिवसेना और कांग्रेस को जोड़ा, 2 विपरीत आइडियोलॉजीज को जोड़ा, और आज देख लीजिए साहब, कुछ भी नहीं बचा।
न तीर है, न कमान है, न बंगला है, न गाड़ी है, कुछ भी नहीं बच रहा। जो विधानसभा का दफ्तर है वो भी गया। अब धीरे धीरे मातोश्री और सेना भवन पर भी अधिकार जमाएंगे। और क्यों ना जमाए, जब सब कुछ शिवसेना का है तो जिसकी शिवसेना वो ले जाए। बृजमोहन जी। रजत जी, आपने 3-4 बड़े मौलिक प्रश्न उठाए। सबसे पहला तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दूं कि हम लोग महाविकास आघाड़ी में थे, हैं और रहेंगे, और हमारे साथ आदरणीय उद्धव ठाकरे जी हैं और कांग्रेस है। तो कोई महाविकास आघाड़ी को लेकर मैं सोचता हूं कोई ऐसा ना तो कोई भ्रम की स्थिति है और ना ही कोई इसमें हम लोगों को चिंता करने की जरूरत है। जहां तक बात शिवसेना के प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो मैं आपको जितनी जानकारी मेरे पास है, जो भी आपके अभिषेक जी ने भी बताया, ये सारी संपत्तियां ट्रस्ट में हैं। चाहे वो सामना पेपर हो, चाहे वो शिवसेना भवन हो, और इसके अलावा जो जिन शाखाओं की जिनकी बात आ रही है कि उनके 85 कार्यालय वगैरह वगैरह, वो सब वहां पे शाखा प्रमुखों के नाम पे रहते हैं। तो मैं ये सोचता हूं ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि चुनाव चिन्ह के साथ बाकी की सारी चीजें भी चली गई, ये हकीकत नहीं है। जहां तक बात चुनाव चिन्ह की नाम की है, तो अभी तो कल देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया है, उस पर वो सुनवाई करेंगे। तो अभी एकदम से तत्काल ये घोषणा कर देना कि सब लोग हाथ से, सब कुछ हाथ से निकल गया, अब कुछ नहीं बचा, तो ये शायद बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ठाकरे परिवार के पास से चला जाए या शिंदे ग्रुप को चला जाए। देखिए हम लोग, मैं एज एन एंकर जर्नलिस्ट बैठा हूं, अगर आप मेरिट ऑफ द केस को देखिए तो जो पार्टी आपने भाई, मैं आपका प्रश्न नहीं कर रहा, आप मेरा पर्सनल कुछ नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं जो चीज पार्टी की है, पार्टी की है, वो तो पार्टी के साथ ही जाएगी, वो तो पार्टी के साथ ही जाएगी। जैसे एक उदाहरण के रूप में बताऊं, आपकी एक गाड़ी है, गाड़ी में सब सामान लगा हुआ है, स्टीयरिंग है, टायर है, लाइट है, एसी है, सब कुछ है। आप साहब कहेंगे मुझे ये गाड़ी बेचनी है, जिस हालात में उसमें बेचनी है, तो जब आप चाबी देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे साहब स्टीयरिंग दे दो, इसका एसी निकाल दो, तब तो वो कबाड़ में चली जाएगी। गाड़ी जिसने जैसी देखी स्टार्ट करके लेके चला जाएगा। तो शिवसेना पर अगर कब्जा हो गया तो जो चीज शिवसेना के पास है वो सब शिंदे साहब की हो गई। देखिए कि रजत भाई, पहले तो ये समझाइएगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में जो चुनाव आयोग का अधिकार है वो 2 ही अधिकार है, या तो वो किसी राजनीतिक दल का पंजीयन कर सकते हैं या उसके चुनाव चिन्ह को ले सकते हैं या उसका आवंटन कर सकते हैं। ठीक है। उनके पास कोई सिविल राइट्स नहीं है, वो कोई सिविल हियरिंग नहीं कर सकते। वो उन्होंने सिंपल अभी ये कहा है कि जो चुनाव चिन्ह है और जो पार्टी का नाम है वो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के पास रहेगा। बाकी के जो सारे मामले हैं, पहले तो ये तय होगा कि जो प्रॉपर्टी जिसके बारे में ये परिकल्पना की जा रही है कि ये प्रॉपर्टी शिवसेना की है, वो शिवसेना की है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि शिवसेना उस कार्यालय का उपयोग किसी एक एग्रीमेंट के तहत कर रही हो। आज अगर वो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो उसके बाद मैं सोचता हूं कि शिवसेना को वहां पे कोई अधिकार नहीं बचता। वो जगह आदरणीय बाला साहब ठाकरे की हो सकती है। उन्होंने शिवसेना को वहां पे एक दे रखा हो कि आप यहाँ पे अपना कार्यालय चला सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसके अभी जो कानूनी पक्ष है वो जब सामने आएगा तो सारी बातें सामने क्या है, डॉक्यूमेंट्स में क्या है मुझे नहीं पता। उसके लिए अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक आ रहा हूं, हमारे साथ आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर। आलोक सर, जो मुझे लगता है कि जो पार्टी का संविधान होता है, ऐसे मौके पर वही सर्वप्रथम होता है, चाहे कोर्ट की रूलिंग हो या इलेक्शन कमीशन की रूलिंग हो। अब पार्टी संविधान में लिखा हुआ है अगर कि साहब जो मातोश्री से लेकर सेना भवन है उसमें जो सिग्नेचर होगा वो पार्टी अध्यक्ष और ट्रेजरर, अमूमन यही होता है। जो मेरी जानकारी है राजनीतिक दलों में एक ट्रेजरर का होता है और एक अध्यक्ष का होता है, 2 लोगों का होता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा बड़ा आदमी होता है, वो तीसरा आदमी होता है। 3 ही बड़े पद होते हैं किसी भी राजनीतिक दल में। अगर पार्टी ही जाती है, दल ही पूरा चला जाता है, तो आपके पास बचेगा क्या? आलोक सर। देखिए रजत जी, ये एक बड़ा लीगल, जैसा भी श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे, कहाँ किसके दस्तखत हैं, वो प्रॉपर्टी का मामला बहुत छोटा है। लेकिन जिस बात से आपने बात शुरू की, मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक लाइन बता देता हूँ। जंतर मंतर जहाँ आप जाते हैं ना, जहाँ कांग्रेस का दफ्तर होता था, इंदिरा गांधी जब अलग हो गई, सब कुछ सत्ता में कितने साल रही सरकार में, आज तक मतलब रही बीच में जब कांग्रेस, लेकिन वो जंतर मंतर उनको नहीं मिला। आप एक उदाहरण इसलिए इस तरह का है, तो उसमें वो, इसलिए मैं कानून के उस पर न जाए, प्रॉपर्टी बहुत छोटी चीज है इन लोगों के लिए। आप महाराष्ट्र की सरकार की पार्टी की बात कर रहे हैं।
असली मुद्दा है जो आपने शुरू में पूछा कि प्रियंका चतुर्वेदी, संजय राउत जो दाहिने हाथ है, संजय राउत खास करके, उनकी मेंबरशिप। रजत जी, शायद आपने खबर देखी हो, या हो सकता है मैं अभी पहुंचा आपसे इसलिए पहले आपने बोला हो उसके बारे में, कि आज पार्लियामेंट सेक्रेटरी उसने ये ऑफिशियली शिवसेना जो शिंदे गुट है उसको उनका कार्यालय दे दिया है। जब पार्लियामेंट का ऑफिस उनको दे दिया गया तो पार्लियामेंट के मेंबर के लिए भी वही सभापति और संसद वो यदि डिसाइड करेगी कि इनकी सदस्यता रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। यदि वो उसी शिवसेना हैं, शरद यादव जी का, आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले की बात है जब उनके नीतीश कुमार के साथ मतभेद हुआ और उनकी मेंबरशिप राज्यसभा की चली गई थी। अब ये इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन असली ये है कि उससे जो बहुमत होना चाहिए सदन में एनडीए का, मैं वो भी बीजेपी को सूट छोटी करेगा। सी चीज इसमें समझना चाहता हूं। मान लीजिए शिवसेना का जो पार्लियामेंट वाला ऑफिस था वो शिंदे गुट को मिल गया, मान लिया, कल कोई ना कोई मनी बिल आएगा, कोई ना कोई ऐसा बिल आएगा जिस पर वोटिंग हो और व्हिप जारी हो, जो मैं समझता हूं आप जब व्हिप का उल्लंघन करेंगे, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों हो, तब वो ग्राउंड तैयार होता है कि नहीं साहब, संजय राउत साहब ने और प्रियंका चतुर्वेदी ने व्हिप का उल्लंघन किया है, व्हिप नहीं माना है, इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए, चेयर को लेटर लिखा जाएगा। क्या यही प्रोसीजर होगा? अब मेरा इस मानना है कि ये डिपेंड करता है। वैसे राज्यसभा के सभापति खुद ही बहुत विधिवेत्ता हैं, वो यदि उसके पहले का जो अभी अवधि रही है, जिस समय आपको मालूम है, आज भी तो नोटिस आप पे भी खबर चलाई है जिसमें ये कहा गया है कि भाई इन लोगों को जो कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने ठीक से व्यवहार नहीं किया था। कुछ अधिकार राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के पास भी होते हैं। कुछ अधिकार ये सही है कि व्हिप जारी करने के बाद यदि उन्होंने पार्टी, लेकिन अभी तक जो उनका कार्यकाल रहा इस बीच में वो ये कह सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ जो, हमने तो कब से अब चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, पार्टी को मान्यता अब मिली है, कुछ बैकग्राउंड पुराने हिसाब से और नया कोई मौका ढूंढ करके पूरी एप्लीकेशन लगा करके उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग निश्चित, जबकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये कानूनी पेंच है और इसमें संसद और न्यायपालिका हमारे आपके स्टूडियो में बैठ के तय नहीं होगा, लेकिन मुझे आज तक यही दिखाई दे रहा है कि पूरी कोशिश सत्तारूढ़ गठबंधन की और शिंदे गुट की है कि इनकी सदस्यता खत्म हो जाए ताकि एनडीए का वहां बहुमत हो। राज्यसभा में 1 साल के अंदर बड़े प्रस्ताव पास होना है, बिल पास हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा 1 साल फॉरवर्ड ले चलता हूं। हमारे साथ मनु जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। मनोज, क्योंकि 24 में चुनाव है, एक तरफ महाविकास अघाड़ी है, एक तरफ बीजेपी प्लस शिंदे ग्रुप साथ में। आज अगर तीर कमान जाता है, पार्टी ऑफिस पर फैसला आता है, मातोश्री पर फैसला आता है, सामना पर फैसला आता है, जो एफडीज है उस पर फैसला आता है, तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव जो कोलेटरल डैमेज होगा वो सीधे 24 में भी उठाना पड़ेगा उद्धव ठाकरे को। देखिए, उद्धव ठाकरे बहुत सारा नुकसान तो उठा चुके हैं और सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हमारा एक प्रबुद्ध पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी चीज है कि राजनीति में क्यों आते हैं लोग? राजनीति में सत्ता के लिए आते हैं, विपक्ष में बैठने के लिए नहीं आते। मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति को आप देखें तो वो सत्ता के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। और आप उद्धव ठाकरे ने सबसे बड़ी गलती वही की कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई, और जब ये सरकार बनाई तो सारी चीजें वहीं पर खत्म हो गई, क्योंकि एक विचारधारा के साथ उद्धव ठाकरे चल रहे थे, एक विचारधारा के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ पूरी शिवसेना चल रही थी। और जब उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने सरकार बनाई उसी वक्त एक बहुत बड़ी लकीर खींच गई थी और बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस इसी बात का इंतजार कर रहे थे। भले ही उद्धव ठाकरे गलत फहमी में हो, लेकिन धीरे धीरे इस बात की जमीन तैयार की जा रही थी। अब सबसे बड़ी चीज है, बीएमसी भी सब कुछ बहुत कुछ देख रही है और वहां पर बहुत सारी चीजें अलग हो गई हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आप देखें तो शिवसेना में अभी भी ऐसे बहुत से विधायक हैं और अभी भी ऐसे बहुत से सांसद हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एक बार पहले तय हो जाए कि तीर कमान जा किस तरफ रहा है। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, तमाम ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस में हो, एक सिंबल के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। उमा भारती जैसी नेता को हमने देखा जब वो बीजेपी से अलग हुई तो बहुत ही छोटी से एक मिनट आलोक जी, अभी तक का जो क्रोनोलॉजी अगर आप कहिए, कल सुप्रीम कोर्ट भले ही इस मैटर को सुन रहा है, लेकिन मेरिट ऑफ द जो केस है, आपको क्या लगता है, क्या तीर कमान बचेगा? मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से मुझे लगता है ये सही है कि कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी, दोनों बातें याद रखी जाए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास मुझे मालूम है कि वो वर्षों तक इस तरह की लड़ाइयां अदालतों में भी चली है और इसलिए
ये लड़ाई चूंकि उसमें महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता शामिल हैं और माने सत्ता और विपक्ष दोनों एक तरह से मैदान में हैं, इसलिए ये आसानी से फैसला नहीं होगा। जिसके पक्ष में भी फैसला होगा वो उसके खिलाफ फिर से एक पिटीशन लगा देगा। लेकिन हाँ, तात्कालिक लाभ मुझे लग रहा है कि शिंदे गुट की तरफ पलड़ा भारी है, और चूंकि केंद्र में सरकार है, केंद्र में सारे जो लोग चाहते हैं, उस हिसाब से लोग उनको कहीं ना कहीं आगे के लिए भी, अभी तो ये भी सुनने में आया है, यदि हमारे अभिषेक शायद बता सके, कि पीछे पीछे कई बार उद्धव ठाकरे के लोग बीजेपी के साथ भी बात करते रहे कि भाई क्या हमारे लिए कुछ राहत का कोई रास्ता हो सकता है, तो इसलिए क्या कोई पार्टी वो कल 3 महीने के बाद एक होने के लिए तैयार हो जाए, क्या ऐसी स्थितियां भी बन सकती है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि संपत्ति को लेकर के जितना विवाद नहीं है वो खाली एक पब्लिक परसेप्शन के लिए है। असली लड़ाई 2024 के और उसके बाद के चुनाव को लेकर के शुरू हो गई है, और उसमें एक निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ठीक है बृजमोहन जी, जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है उसको कैसे आप देखते हैं? अगर एनसीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जिस शिवसेना के साथ आप सरकार में थे, जिस ठाकरे परिवार का सिक्का चलता था महाराष्ट्र में, मुंबई में, आज वो परिवार का भी डाउनफॉल है। दोनों तरफ आप समझिएगा साहब, राजनीति में भी और परिवार का भी। जो एक रसूख था ठाकरे परिवार का, वो कहां चला गया साहब? पाटिल साहब तो शिष्य थे, सब कुछ ले गए आपसे। पवार साहब को मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा था ये कि उद्धव को ये सारी चीज भूल जानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए इन सब चीजों से, और आगे की तैयारी करनी चाहिए। तो मान लिया जाए ये चैप्टर यहीं बंद है, जो कुछ करना होगा उद्धव ठाकरे को अब नए सिरे से ही करना होगा। रजत भाई, आपने एक शब्द का उपयोग किया कि रसूख था। मैं सोचता हूं कि ठाकरे परिवार जैसे पहले था वैसे ही आज है और वैसे ही शायद कल भी रहेगा, क्योंकि जो आदरणीय शिंदे साहब या भारतीय जनता पार्टी सब कुछ ले सकती है, पर यह बात तय है कि वो उनका ठाकरे सरनेम तो नहीं ले सकती। ठाकरे साहब का, बाला साहब ठाकरे का महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र के जनजीवन में जो उनकी पहचान थी और जो उनका योगदान था, वो तो उद्धव ठाकरे साहब को विरासत में मिला। तो मैं सोचता हूं उस पर विवाद की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक बात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय शिंदे साहब की सरकार जो जिस ढंग से लोकमत की चोरी करके बना ली गई है, इसका पुरजोर विरोध करेगी, और इसके लिए हमारी पूरी शक्ति हम लोग लगाएंगे, जिससे कि महाविकास। अगर कल तीर कमान शिंदे ग्रुप को मिलता है तो क्या एक प्लस होगा शिंदे ग्रुप के लिए कि जब वो 24 के इलेक्शन में जाएंगे तो कम से कम एक बेनिफिट होगा कि जो शिवसेना का सिंबल है वो शिंदे जी के पास होगा। रजत जी, मैं इस मामले में आपको स्पष्ट कर दूं, अभी आदरणीय आलोक मेहता साहब ने बहुत पुरानी बात याद दिला दी, इंदिरा गांधी जी के समय की 1969 की। तो इंदिरा जी के साथ भी यही हुआ था कि कांग्रेस वो जो थी, जो पुराने निजलिंगप्पा आदि की थी, उन्होंने इंदिरा जी को कांग्रेस से बाहर कर दिया था। उसके बाद जब आदरणीय इंदिरा गांधी को जब मौका मिला तो वहां पर आदरणीय इंदिरा गांधी को रिकॉग्नाइजेशन मिला। तो ये नेतृत्व की बात होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे का जो नेतृत्व है वो महाराष्ट्र की जनता ने बहुत बेहतर तरीके से देखा। और विशेष रूप से मैं बता दूं, एक सेकंड लूंगा, जो उन्होंने कोविड के दौर में किया, जिसकी प्रशंसा हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी की थी, कि जिस ढंग से मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में जिस ढंग से कोविड के लिए जिस ढंग से पूरी शासकीय मशीनरी को तैयार किया, वो अपने आप में एक उदाहरण है। तो मैं सोचता हूं उनकी उस क्षमता को भी देखा। और मैं तो देख रहा था कि कल मैंने टीवी पे देखा कि जो वहां पे उत्तर भारतीयों का संगठन है, उसके हजारों लोग इकट्ठे हुए थे और वो कह रहे थे कि जो मदद हमारी उद्धव ठाकरे जी ने की उस दौर में, उसको हम भुला नहीं सकते और हम उनका साथ देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के लिए वो कोई परेशानी नहीं रखती। उद्धव का कार्यकाल है, वो कार्यकाल ही गोल्डन पीरियड है उद्धव ठाकरे के लिए, जिसको लेकर वो जनता के बीच में राज ठाकरे का नाम भी तो राज ठाकरे है, और बाल ठाकरे जी ने राज ठाकरे को ज्यादा महत्व दिया था। तो क्या आप राज ठाकरे तो उतनी ताकत नहीं बना पाए जो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि शिवसेना में ठाकरे के नाम से हो जाएगा। ठाकरे का नाम तो राज ठाकरे का भी, और वो ज्यादा एक्टिव थे, बल्कि सही माने में लोग उनको मानते थे कि वो उत्तराधिकारी बनेंगे। नहीं, मैं आपकी आलोक जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि आदरणीय राज ठाकरे जी भी उसी परिवार से हैं, लेकिन बल्दियत किसके हाथ में आई? वहां पर जो लीगेसी है वो तो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को मिली। तो
तो उस लीगेसी को तो राज ठाकरे साहब नहीं ले पाए ना। तो जब राज ठाकरे साहब उनकी लीगेसी नहीं ले पाए तो एकनाथ शिंदे साहब और भाजपा कैसे ले लेगी, यही तो प्रश्न है। जब उनका खून नहीं ले पाया, जो कि उनके परिवार का था, उनके सगे भाई के बेटे हैं आदरणीय राज ठाकरे साहब, जब उस लेगेसी को नहीं छीन पाए तो ये लोग कहां से ले लेंगे। ठीक है, एक बार अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, शिंदे साहब ने एक मीटिंग बुलाई है 6 बजे, किस चीज पर मीटिंग है, कौन कौन लोग आ रहे हैं, अब क्या बात करनी है? लगातार फॉरवर्ड खेल रहे हैं शिंदे साहब। बिल्कुल, देखिए रजत, चूंकि शिवसेना उनको मिल चुका है, शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिल चुका है, शिवसेना पार्टी का नाम मिल चुका है एकनाथ शिंदे को। यही वजह कि पहली बार वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाए हैं। आज उन्होंने 7 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी, 6 बजे को पहुंचने के लिए बोला गया है। इस मीटिंग में कई सारे बड़े फैसले होने वाले हैं। मसलन फैसले का मतलब साहब, एक पार्टी का जो दर्जा ऑफिशियल होता है वह मिल चुका है। उसमें उद्धव ठाकरे जो अब तक पार्टी प्रमुख के तौर पर थे, बल्कि यहां पर अब कह सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो एक पार्टी का जो फोरम होता है, जो एक प्रोटोकॉल कहा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। आपको पता होगा शिवसेना जो पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, उसमें पार्टी अध्यक्ष के नाम पर कोई भी ऐसा पोस्ट था नहीं। यानी उन्होंने अपने तरीके से पार्टी प्रमुख बनाया था, सचिव बनाया था, वह तमाम प्रवक्ता बनाते थे, वह नेता बनाते थे, उप नेता बनाते थे। लेकिन जो अन्य पार्टियों में देखा होगा आपने, सचिव होते हैं या फिर अन्य लोग होते हैं, वह यहाँ पर वो सिस्टम नहीं हुआ करता था, जिसका जिक्र खुद चुनाव आयोग ने अपनी टिप्पणी में किया भी है। लेकिन आज की कार्यकारिणी में एकनाथ शिंदे वाले में यह सब देखा जा सकता है कि जो एक पार्टी होती है, ऑफिशियल पार्टी कहते हैं, जो चुनाव आयोग उसको मान्यता देता है, जो उसके मानक होते हैं, उसके तहत कहीं कहीं वो तमाम चीजें तय की जाएंगी। और यही एक बड़ा वजह होगा जिसपे साफ साफ कहा जाए कि किसके पास आगे की तमाम चीजें होंगी, ऐसी सरगर्मी अभिषेक जहां मातोश्री और सेना भवन, इस पर शिंदे ग्रुप जो है वो अपना हक जमाने के लिए आ गया है। कोई ऐसी सरगर्मी मुंबई में? और देखिए, फिलहाल में ऐसी कोई सरगर्मी उनकी तरफ से अब तक लेटर, जो ऑफिशियल लेटर होता है, वह नहीं की गई है, क्योंकि वह तमाम चीजें चाह रहे हैं कि पहले धीरे धीरे अधिकारियों से जो उन्हें मिलता जा रहा है उसको सही तरीके से वह आगे लागू करते जाएं। तो सबसे पहला यह कि शिवसेना का जो नाम मिल चुका है, तमाम जो पार्टी मिल चुकी है, जैसे कि लोकसभा की बात कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में कल ही उन्होंने ले लिया। जो विधानसभा में जो ऑफिस का कार्यालय है शिवसेना का, वो उन्होंने ले लिया। साथ ही शिवालय, जो कि अधिकारी सरकारी जो तरफ से जो कार्यालय मिलता है पार्टियों को, वह भी उस अपने कब्जे में से एकनाथ शिंदे की तरफ से ले लिया गया। तो जितने भी यहाँ पर चीजें जो ऑफिशियल तरीके से वह ले लिया गया है, और एक एक करके तमाम चीजें देखिए। शिवसेना भवन पर जो लड़ाई चल रही है इस बात को लेकर कि वह ट्रस्ट की जगह है, तो कहीं न कहीं ट्रस्ट की जगह अगर है तो कई तरीके से मिसयूज किया गया क्या, इस बात को लेकर लगातार जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसके लिए एक वकील की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया, नोटिस दिया गया है तमाम तरीके से। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था कांग्रेस और शिवसेना के बीच में, मैं एनसीपी को थोड़ी देर के लिए अलग रखता हूं, एक ठीक ठाक गैप था आइडियोलॉजिकल। क्या उससे कॉम्प्रोमाइज करना उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी भूल थी? लोगों ने कहा अनहोली अलायंस है, आप सिर्फ सत्ता के लिए साथ आ रहे हैं। उसका नतीजा यह हुआ, सब कुछ गवा दिया। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं रजत आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला आया और जो पार्टी का सिंबल और पार्टी का जो बाकी जो चीजें, यानी कि ऑफिशियल शिवसेना का जो स्टेटस है वो दे दिया गया एकनाथ शिंदे गुट को, वो यहां से नहीं शुरू हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये लड़ाई पहले शुरू होती है जिसको लेकर के बीजेपी बहुत ज्यादा मुखर रही थी। ये अलग बात है, एकनाथ शिंदे अलग होते हैं शिवसेना से, फिर उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं, फिर शिवसेना की दूसरी लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई उस वक्त शुरू हुई थी जब आपको याद होगा कि बाला साहब ठाकरे के बयान जो है लगातार सोनिया गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, जो भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष जो है वो सुनवाया करता था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बात किया करता था। पालघर हिंसा जिस वक्त आपको याद होगा, जिस वक्त साधुओं की लिंचिंग हुई थी, उस वक्त सवाल उठाया गया था क्या उस वक्त बाल ठाकरे होते थे तो हिंदुत्व की बात इसी तरीके से की जाती, और भी तमाम दंगों को लेकर के ऐसी बात हुई थी। हिजाब विवाद अभी आपने देखा जो पिछले दिनों हुआ था। तो तमाम ऐसी चीजें थी धीरे धीरे, क्योंकि शिवसैनिक का जो एक गुरूर जिसे कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जो उसकी ईगो थी, वो उसकी ईगो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के साथ जुड़ी थी, और वो उसको ईगो दी थी बाला साहब ठाकरे ने, और वो उसकी ईगो जो है उसकी आत्मा के साथ, यानी कि उसकी वोट के साथ, लेगेसी के साथ थी। और वो धीरे धीरे छिन्न हो रही थी। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे एनसीपी के साथ गए, कांग्रेस के साथ गए, हाथ मिलाया, एक मंच पर नजर आए, तमाम चीजें नजर आई। एक बार आलोक, वो चीजें तो हुई। एक बार आलोक सर के पास से। आलोक सर, दो चीजें हैं, जो वोटर है, कॉमन मैन है महाराष्ट्र का, वो किससे जुड़ा था? ठाकरे साहब से जुड़ा था, ठाकरे साहब के परिवार से जुड़ा था,
या शिवसेना से जुड़ा था? क्योंकि अब दोनों चीजें अलग है। पहले एक ही चीज थी, ठाकरे साहब का परिवार और शिवसेना, शिवसेना या ठाकरे साहब का परिवार एक था। अब दोनों अलग अलग हो रहे हैं, किसकी तरफ झुकाव ज्यादा हो? देखिए, वैसे तो ये बंबई में हमारे जो ब्यूरो के साथी हैं वो ज़्यादा बताएंगे, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। देखिए, और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि होता यह है कि जिन्होंने काम किया, शिंदे किस लिए इतने प्रभावशाली होकर के उभर करके आए और वो साथ में मुख्यमंत्री बन गए, उनके बल पर ही पार्टी चलती थी। आप ये जानते हैं, हर पार्टी, इसीलिए मैंने अभी, चाहे आप इंदिरा गांधी का नाम लें और आज की राहुल गांधी का नाम लें, अंतर होता है कि इनके बल पर आप चल रहे हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे, जिनको केवल जैसे कह सकते हैं कि उस मामले में उतना जनता से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए निर्भर इस पर करेगा कि आपने जनता के साथ, वैसे ही ठीक है भीड़ आ गई, श्रीवास्तव जी कह रहे, मैं पूरे आदर के साथ कहूंगा कि भीड़ तो बहुत सारी आती है। 71 के इलेक्शन, तो उस जमाने के इलेक्शन में अटल बिहारी वाजपेयी की जितनी बड़ी भीड़ होती थी कई बार, और किसी नेता की नहीं होती थी। इंदिरा जी भी जब तक जाती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी को सुनना चाहते थे। भीड़ आना और वोट में कन्वर्ट होना बहुत बड़ी अलग बात है। लेकिन वोट, यदि मुंबई में, यह सही है कि शिवसेना ने मुंबई में जो काम किया था लोग उसको देखते हैं, लेकिन इसीलिए ये लोग जो आए हैं इनके साथ, बीजेपी के साथ, इनके बल पर ही ठाकरे चल रहे थे। ठाकरे का नाम खाली नाम से नहीं चलता है। देखिए, नाम तो संजय गांधी का भी था, लेकिन मेनका गांधी नहीं बनी ना। सवाल यह है कि इस तरह से नाम चलने से नहीं होता है। जैसे राज ठाकरे का भी अभी आपने कहा, तो केवल ठाकरे नाम होने से उद्धव ठाकरे राजनीति के लिए बने ही नहीं। उनकी जो गलतियों, उन्होंने जो अपने आप को अहंकार बनाया, उन्होंने जो सोचा कि मैं, शरद पवार जी ने तो उनका यूज कर लिया। अब वो चीज नहीं है, परिवार और सिंबल एक नहीं है, परिवार और पार्टी एक नहीं है, अलग अलग है। क्योंकि आप इतने सालों से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, मुंबई में बेस, आप वहां के डायमेंशंस कैसे देखते हैं? वहां की जो पब्लिक है, वहां की जो जनता है, वो किस तरफ है? ठाकरे परिवार के साथ है या फिर शिवसेना वाले सिंबल के साथ? बिल्कुल, देखिए, इसको समझना इस तरीके से होगा रजत, देखिए, देखो, दो चीजें इसमें है कि जाहिर सी बात, जो आप सवाल कर रहे थे उसमें एक लाइन में अगर मैं जवाब दूं तो बिल्कुल जो बाला साहब ठाकरे थे उनके साथ में महाराष्ट्र की जनता थी। यानी जो शिवसेना के साथ जितने लोग जुड़ा करते थे वह सिर्फ और सिर्फ बाला साहब ठाकरे के साथ जुड़ा करते थे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का जो कार्यशैली थी, जो उनकी वाकपटुता थी, जिस तरीके से वह ठाकरे शैली में बात किया करते थे, उससे वह लोग अच्छे तरीके से जुड़ा करते थे। कारण साफ था कि बाला साहब ठाकरे लोगों के लिए ध्यान भी रखते थे। अगर उनके लिए कोई आता था तो उनको बहुत अधिक से ध्यान रखते थे, बच्चों से पालन करते थे, तो कहीं न कहीं उनके जुड़ने का सबसे बड़ा कारण था। और जो गैप था, यानी उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के बीच जो गैप रहा, यही रहा कि सरकार होते हुए भी एक तरफ रहा कि चलो पार्टी में आप विरोधी पार्टी में होते समझ में आता, लेकिन सरकार होते हुए भी आप लोगों से मिलने में अक्षम रहे, मिलने में असफल साबित हुए। इतना ही नहीं, बल्कि जो आपके मंत्री हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, एमएलए हैं, सांसद हैं, उनसे भी नहीं मिल रहे हो आप, बल्कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जिसका आरोप लग रहा है, कुछ 4-5 लोग हैं, उनका नाम जग जाहिर है, वह लोग सामने कहते थे नहीं बताओ क्या करना है, क्या करना है। तो कहीं न कहीं जो उद्धव ठाकरे छवि जो थी, अच्छी छवि भले नहीं होगी। शिवसेना, यानी शिवसेना में जो ये बगावत हुई, सिंबल नहीं मिला ठाकरे परिवार को, अगर कल, तो सीधे बेनिफिट बीजेपी है 24 के चुनाव में। बिल्कुल आपने ठीक कहा रजत। आप उत्तर प्रदेश को देखें कि मुलायम सिंह की एक विरासत थी, उसके बाद वो विरासत चली गई अखिलेश के पास। अखिलेश जब तक सत्ता में थे, सारे समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, अखिलेश के साथ खड़े थे। और ये हालत हो गई थी कि मुलायम सिंह की भी समाजवादी पार्टी में नहीं चलती थी, अखिलेश भी उनकी नहीं सुनते थे, वो अपनी जिद करते थे। शिवपाल की क्या स्थिति थी ये आपको पता है। लेकिन सत्ता में जाने के बाद क्या हुआ? सत्ता के जाने के बाद पूरी राजनीतिक पार्टी बिखर सी गई। वही हालत उद्धव ठाकरे के साथ हो रहा है। और मुंबई की भाषा में कहते हैं कि मचमच होना, जो राजनीतिक मचमच चल रही है इस वक्त महाराष्ट्र में, वो शिवसेना, चाहे वो शिंदे की हो या फिर उद्धव ठाकरे की, दोनों के बीच जितनी ज्यादा लड़ाई होगी उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। यहां पर एक नाम भूल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस वर्तमान परिस्थितियों से खुश नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वो हमेशा ये चाहते थे, भले ही दिल्ली के दबाव में शिंदे ने अब निगोशिएशन कर लिया हो, मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस बनना चाहते थे। और जो भी कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ, उसके पूरे रणनीतिकार देवेंद्र फडणवीस थे। वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं। और आज की स्थिति यह है कि सरकार में उनकी बहुत ज्यादा नहीं चलती है।
और शिंदे सीधे दिल्ली की टच में हैं। वो जितने भी फैसले लेते हैं वो दिल्ली से ले रहे हैं, इसलिए देवेंद्र फडणवीस कंफर्टेबल नहीं है इस सरकार के साथ और मुख्यमंत्री के साथ। तो वो क्या सोच रहे हैं ये भी अपने आप में गौर करने वाली बात हो। लेकिन आपने ठीक कहा कि आने वाले समय में जितना भी झगड़ा हो रहा है उससे सिर्फ शिवसेना का फायदा होगा, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो या फिर शिंदे की हो। ठीक है, बृजमोहन जी के पास। बृजमोहन जी, ये जो अलायंस है महाविकास आघाड़ी, सी बात, सिंबल हटने के बाद क्या वही फोर्स रहेगा ठाकरे परिवार का? क्योंकि सिंबल बड़ी चीज होती है, इसी पर हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए रजत भाई, अभी तत्काल मैं ये कहूं कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा तो शायद अतिशयोक्ति होगी। अभी देखिए महाराष्ट्र में 2 बाई इलेक्शन हो रहे हैं पूना में, जहां पर कि महाविकास आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। एक जगह कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा हुआ है महाविकास आघाड़ी की तरफ से, और दूसरी जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हुआ है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। 4 तारीख को उसका परिणाम आना है। तो मैं उस समय बेहतर तरीके से अगर अपन लोग बात करेंगे तो शायद अपने सामने एक बहुत स्पष्ट पिक्चर तो नहीं होगा, लेकिन हम ये समझ पाएंगे कि आने वाले दिन कैसे होंगे। लेकिन मैं बता सकता हूं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हो रही है, क्योंकि दोनों सीटें पहले बीजेपी के पास थी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आदरणीय अमित शाह साहब, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी को वो चला रहे हैं, उनको वहां जाकर प्रचार करना पड़ा। उनकी उपस्थिति इस बात का संदेश है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तो अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो मैं सोचता हूं आदरणीय उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो ताकत के साथ बीजेपी को वहां पे टक्कर देगा। इतना बड़ा मामला नहीं था कि एक बात और कहना चाहता था, 1 मिनट, मतलब एक दिक्कत थी, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ रजत भाई, बस एक बात और कहना चाह रहा था। रजत जी, एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था। सब लोग बात करते कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब से विधायकों की मुलाकात नहीं होती थी। मेरे को कम से कम ऐसे मैं 50 भाजपा के 303 में से सांसदों को जानता हूं जिन्होंने आज तक प्रधानमंत्री निवास पे नहीं गए हैं। क्या कहिएगा इसको? ठीक है, अभिषेक कुछ बोलना चाह रहे हैं। अभिषेक अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर अभिषेक शर्मा, मैं मध्य प्रदेश में बताना चाहता हूँ। अभी आदरणीय जी, अभिषेक इंटरप्ट करना चाह रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसका जवाब जो आप पूछ रहे थे बिजमोहन जी से, उसका जवाब दे दूं मैं रजत। देखिए एक बात साफ है, जो कह रहे हैं कि जो महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ रही है और वहां पर बीजेपी की हार हो रही है। सवाल एक खड़ा होता है कि बात यहाँ पे हो रही है उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे की जो ठाकरे की बात कर रहे हैं कि वह उनकी ताकत क्या महाराष्ट्र में, तो सच्चाई यही है कि लोग कहते हैं, यह हम नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक गलियारे में तमाम लोग चर्चा है कि उद्धव ठाकरे की ताकत शरद पवार है, उद्धव ठाकरे की ताकत कांग्रेस है। अगर कांग्रेस और एनसीपी साथ छोड़ दो ठाकरे की, तो आज उनके पास वोट बैंक के नाम पर कुछ भी नहीं है। और यही कारण है कि अगर ठाकरे को लगातार कहा जाता है कि वह अकेले चुनाव लड़के दिखाएं, चुनाव अकेले लड़ते हैं, तो शायद उनकी हार निश्चित होगी, ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ पर राजनीतिक एक बार सचिन के पास आ रहा हूं, लेकिन वो लड़ते किस नाम पर है? सचिन, तीनों महाविकास आघाड़ी के नाम पर। एडिटर है, लगातार पार्लियामेंट जाते हैं और आलोक जी इसे और बेहतर तरीके से जो है एलेबोरेट कर सकते हैं। वो ये कि क्या इस वक्त, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए बिल्कुल फूंक चुकी है। 2024 यहां पर है, महाराष्ट्र बेहद अहम स्टेट है। क्या स्ट्रेटजी होगी इस वक्त? क्या वेट एंड वॉच ही है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चाहेगी, चाहे वो जैसे कि मनोज ने भी अभी बोला कि चाहे वो उद्धव ठाकरे का गुट हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, एक ताकत तो उभर रही है ना, एक ताकत तो बड़ी बनी रही है ना। क्या भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, जो लगभग क्षीण होती जा रही थी, क्या वो एक ताकत बन करके एकनाथ शिंदे के साथ या उद्धव के साथ जो है एक ताकत सामने भारतीय जनता पार्टी के उभर करके खड़ी हो जाए, जो अब से पहले? क्योंकि अगर यहां पर शिवसेना, जाहिर सी बात है, जो कि मिल ही चुका है, अब एकनाथ शिंदे गुट हो गया, कल को साथ रहते हैं नहीं रहते हैं, और भी तमाम चीजें हो सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी सच में चाहेगी कि एक ताकत एक नई खड़ी हो जाए? देखिए रजत जी, मैं शायद सचिन जो जिक्र कर रहे हैं, असल में मुंबई महानगर पालिका की बात आप मत भूलिए। अभी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए असली शक्ति परीक्षण पूना के बारे में हम लोग यहाँ बैठे नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अमित शाह जी के बारे में जो कहा गया कि वो गए, वो तो श्रीकांत शर्मा जो मथुरा से लड़ रहे थे उस चुनाव में वो जाके घर घर पर्चे भी बांटे। तो ये नहीं कि हारने की बात है। सवाल ये है कि पार्टी के कई ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो आज शरद पवार जी भी कर सकते हैं, लेकिन आज शरद पवार जी तो नहीं करेंगे। उसी तरह से जो जमीन से आए हुए नेता हैं बड़े से बड़े, कल आप प्रधानमंत्री को भी कहेंगे कि अच्छा इन गलियों में जाएं, सिक्योरिटी का इंतजाम है तो चले जाएंगे ये। लेकिन दूसरे जो नेता हैं, कई जो ऊपर से आए हैं, वो इस तरह के काम नहीं करते हैं, इसलिए उनको नतीजा भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि पहले तो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के बाद ही 2024 के चुनाव होंगे,
और ऐसी स्थिति में मुंबई महानगर ठीक है। पालिका में आलोक सर, मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे। जी, जो दिख रहा है सब कुछ तो चला जाएगा, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि जो सिंपैथी वोट हो, मराठी अस्मिता वाला, बाला साहब ठाकरे के संघर्ष वाला, वो वोट बैंक अगर आकर खड़ा हो जाता है उद्धव ठाकरे के पास, यानी जनता खड़ी हो जाती है, तो क्या सिंबल, क्या मातोश्री और क्या सेना भवन, ये सब तो आपने भी कहा था बहुत छोटी चीज है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता का रुझान इस सिंपैथी का हो जाए मराठी अस्मिता को लेकर? देखिए रजत जी, मैं इसीलिए पहले की बातें बार बार जो आपको याद दिलाता हूं, महात्मा गांधी के पोते वो चुनाव लड़े थे दिल्ली में, कितना बुरी स्थिति हुई आम आदमी पार्टी से। तो ये जो गांधी जी ने जो किया, या नेहरू जी ने जो किया, संजय गांधी ने किया, या इंदिरा गांधी ने किया, वो पीढ़ी लगभग पीछे हो गई, अब दूसरी पीढ़ी आ गई है। और इसलिए वो ये देखती है कि हमारा हित किससे जुड़ा हुआ है, हमारे लिए कौन आगे क्या कुछ दे सकता है। और इसलिए अभी जो अभिषेक जी ने भी कहा, सही बात यह है कि जितना मौका था बीजेपी के साथ रह करके, जिसके बल पर चल रहे थे ठाकरे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ने, ये जो भी उनके परिवार की महत्वाकांक्षा थी, ये बैलेंस गड़बड़ा दिया है। इसलिए आज ये जो सवाल आपका है, मैं नहीं मानता कि केवल परिवार का ठाकरे नाम होने से वो सारा फायदा उनको विरासत का मिला। हाँ, वो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कल वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, नहीं, वो निश्चित तो उनका कुछ एक गुट रहेगा, जिंदा रह सकता है। जब एक पूरी पार्टी के विधायक शिफ्ट कर गए, नई सरकार बन गई, यही चीज महाराष्ट्र में हमने देखी, शिफ्ट कर गए, सरकार बन गई। आज मनोज की वजह से, मनोज क्या उसका एक दूसरा नजरिया भी होता है? क्या कमलनाथ साहब को वहां पर कोई सिंपैथी वोट मिल रहा है कि नहीं साहब पिछली बार आपके साथ गलत हुआ, आपकी आपको जिता के दिखाएंगे? जनता एक बार तय कर लेती है, कहे नहीं साहब गलत हुआ ठाकरे परिवार के साथ, कुछ भी हो जाए जिता देंगे। तो जब जनता तय कर लेती है तब सिंबल इम्बल कहां रह जाता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आलोक जी ने भारतीय राजनीति की जो वर्तमान नब्ज है ना, उस पर एकदम पकड़ा है उसको इसलिए पकड़ा है कि भाई ठीक है, इंदिरा युग था चला गया, नेहरू युग था चला गया, गांधी युग था चला गया, लेकिन आज की जनता ये पूछती है कि आप हमें उज्ज्वला दे रहे हो या नहीं दे रहे, आप हमें 6,000 रुपए अकाउंट में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे, आप हमें पेट्रोल डीजल सस्ता कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप हमें प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं नहीं दे रहे, और अगर वो पार्टी हमें दे रही है तो आप हमें क्या दे रहे हैं। इसलिए जो फ्रीबीज है ना, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही हो, कहीं भी हो रही है, वो कम नहीं होगा, वो लगातार बढ़ता जाएगा। और उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि भले ही शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छा काम किया हो, तमाम सारी योजना की हो, लेकिन जब कमलनाथ आए और उन्होंने कहा कि मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, तो वो जीत गए, उन्होंने वहां पर सरकार बना ली। और आप देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई, राजस्थान में सरकार बन गई, हिमाचल में ओल्ड पेंशन की बात हुई, वहां सरकार बन गई। तो आप जनता को क्या दे रहे हो, ये आप बताओ। और ये सबसे बड़ी बात है। तो बीजेपी जो प्लान कर रही है, वो जैसा कि आलोक जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई, इस सरकार में आप क्या दे पाए? आप क्या लकीर खींच पाए? आप नहीं खींच पाए। थोड़ा सा के जरिए बहुत लंबे नहीं चल सकते। थोड़ा सा स्थिति देखिए, मैं कमलनाथ थी या फिर जो रेट्स की बात थी छत्तीसगढ़ में, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, लेकिन मध्य प्रदेश से आप बाहर अगर महाराष्ट्र जाएंगे, मैं अभिषेक के पास जा रहा हूं, आ रहा हूं ब्रिजमोहन जी आपके पास, तो महाराष्ट्र में एक मराठी अस्मिता भी चलती है। ये तीन पार्टियां जो एक साथ आई थी, अभिषेक, जब लोगों से बात होती थी तो वो कहती थी कि नहीं साहब, मराठी अस्मिता भी है, मराठा चाहिए हमको, इसीलिए ये सरकार भी बनी थी, एक कारण था उसका। तो क्या वो अस्मिता आज भी परिवार के साथ खड़ी हुई है? कि देखिए दो चीजें हैं, अगर ऐसा ही होता, अगर मराठी की बात करें, देखिए महाराष्ट्र में 12 करोड़ से अधिक की जनता है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, सभी मराठी हैं यहाँ पर। अगर उत्तर भारतीयों को छोड़ दे, अगर मुंबई आसपास के छोड़ दे, करीबन 2-2.5 करोड़ के आसपास उत्तर भारतीय आसपास के लोग होंगे, जो मेट्रोपोलिटन सिटी कहा जाता है, लेकिन सभी मराठी हैं। क्या इसका मतलब सभी मराठी क्या शिवसेना को पहले वोट दिया करते थे? क्या जब बाला साहब ठाकरे भी थे, क्या उन्हें वोट दिया करते थे? नहीं था, या कहीं कहीं होते कि वोट का बंटवारा होता। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे बिल्कुल चाहते हैं कि जो मराठी अस्मिता के नाम पर जो उनके साथ कहीं गलत किया जा रहा है, उसका इमोशनल वोट उन्हें मिले। और यही कारण देखिए कि वह अब महाराष्ट्र दौरा शुरू करने जा रहे हैं। 5 मार्च से वह महाराष्ट्र में खुद दौरा करने जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे पहले से दौरा लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसका असर कितना होगा यह आने वाला समय बताएगा। जैसा उसकी शुरुआत होगी मुंबई महानगर चुनाव का, तमाम ऐसे जो स्थानीय निकाय चुनाव, उससे शुरुआत होने वाली है, लेकिन जो जानकार बताते हैं कि इसका साफ साफ असर उतना दिखाई नहीं। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि ये लोग चाह रहे हैं, यानी उद्धव ठाकरे
और आदित्य ठाकरे या फिर जो ठीक है, ठाकरे की सेना बिजमोहन जी के है, पास ये चाह रही है कि ऐसा बिजमोहन माहौल जी, बने ठाकरे ताकि परिवार इन का लोगों को भविष्य नहीं क्या है? क्योंकि अगर तीनों अलायंसेज में आप देखिए तो सबसे सीनियर राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी पवार साहब, तो अब पवार साहब किस रास्ते पर लेकर जाएंगे ठाकरे साहब? नहीं, इस पे अंदाज लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आदरणीय शरद पवार साहब इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है, रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की शुरुआत कहीं से नहीं हो रही। और हम लोग इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब से ये तीनों पार्टियों ने मिलकर एक साथ महाराष्ट्र पे काम किया, तब से महाराष्ट्र का अद्भुत विकास हुआ है। आप देखिए कि उस विकास का ही परिणाम था कि जो एक 2.5 लाख करोड़ का जो एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ रहा था, उसको लेकर गुजरात में ले जाना पड़ा। ये किसकी उपलब्धि थी? ये हमारे महाविकास अघाड़ी की उपलब्धि थी। इसी तरह कोई भी विकास का काम इस दौर में नहीं रुका था। मैं एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। आदरणीय नड्डा साहब ने अपने कर्नाटक के लोगों को यह कहा है कि बात करना कम करिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे से पीछे हट रही है? आप यहाँ पे महाराष्ट्र में तो आप शिवसेना के ऊपर जो बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि वो हिंदुत्व के मुद्दे से हटी, कल 3:30 बजे तक का इंतजार होगा और हमसे ज्यादा इंतजार दो लोगों को होगा, तो वो शायद शिंदे ग्रुप और ठाकरे परिवार को होगा। क्योंकि कल तय होगा कि जिस चीज की शुरुआत बाला साहब ने करी थी, जिस तीर और कमान की, वो तीर कमान किसके हाथ में होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका देश का सवाल से जुड़ने के लिए। कोशिश ये थी कि समझे कि आखिर ठाकरे परिवार का भविष्य क्या है, राजनीति कहां तक चलेगी। छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक से पहले इसी मुद्दे से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से संजय राउत का शिंदे के बेटे पर बड़ा आरोप। शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे से मेरी जान को खतरा है, मुझ पर हमला करवाने के लिए सुपारी दी गई है, यह कहना है संजय राउत। देश का सवाल में कोशिश ये थी कि समझे कि महाराष्ट्र की सियासत कहां चल रही। फिलहाल शिंदे गुट का पलड़ा भारी है। उद्धव ठाकरे के पास नाम है, पहचान है, इतिहास है, लेकिन उन्हें मेहनत अब उतर कर करनी पड़ेगी। पुराना शायद कुछ भी नहीं। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही।